हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज होने वाला है मोल कंसेप्ट का लेक्चर 3। पिछला जो 2 लेक्चर था उसमें आप समझ लीजिए कि वो बेसिक था, ज़्यादा थ्योरेटिकल था। लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आज मैं आपको एटॉमिक मोलिकुलर मास, एटम्स मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकाला जाता है ना, तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ से कई बार या भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो अब से जो भी लेक्चर आएगा उसको अच्छे से, उसमें जो भी फार्मूला बताया जाएगा उसको अच्छे से आपको याद करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना। आज आपका लेक्चर 3 होगा। तो टोटली एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप नीट, बीसीईसी या एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए सोच रहे हैं तो भी आप इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। सारे कंसेप्ट को आराम से अच्छे से सीख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखिए, पहला जो इसमें टॉपिक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। इसको जानने से पहले कुछ छोटा छोटा सा टर्म होता है, इसको आप जान लीजिए। जैसे पहला जो टर्म है वह है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग RAM राम से भी लिखते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का ये आपका फॉर्मूला होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट के एक एटम का मास बटा में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, इसको आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्ली। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब आप सिंपल एटम का मास समझ सकते हैं। और एटम के मास में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, क्या करना पड़ेगा? उसमें कितना न्यूक्लियॉन्स है ना, उस एटम के पास कितना न्यूक्लियॉन्स है, उसको आप एक न्यूक्ली के मास से गुना कर दीजिएगा तो वहां से एलिमेंट के एक एटम का मास आ जाएगा। ये ऊपर वाला लिख लिया, अब नीचे वाले को समझते हैं। नीचे वाला टर्म क्या बोल रहा है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। 1/12 को ऐसे ही रखिए। अब ये जो कार्बन 12 है ना, कार्बन का बहुत सारा आइसोटोप्स होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो कार्बन 12 ये क्या है? एक एलिमेंट है, इसके एक एटम का मास। अभी बताया कि एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो उसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या, तो इस कार्बन 12 में न्यूक्लियॉन की संख्या कितना है जी? 12 है ना। ये जो मास होता है वही सिंपल आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियॉन्स होता है। तो 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स 12 हो गया। इनटू क्या किया जाता है? मास ऑफ वन न्यूक्ली। न्यूक्लियन में मास ऑफ वन न्यूक्ली से आप गुना कर दीजिए तो एक एटम के मास आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको आप कटा दीजिए। जैसे 12 से 12 कट जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्ली और ऊपर में भी मास ऑफ वन न्यूक्ली है, कटा दीजिए। तो सिंपल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है वो किसके बराबर हो जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एटम्स में बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका क्या होगा, तो उसमें न्यूक्लियॉन्स या उसका जो मास नंबर है वही जो है उसका क्या हो जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर। ये पहला टर्म है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देखिए, दूसरा जो टर्म है वह है एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको AMU बोला जाता है, या फिर इसका एक और नाम है यूनिफाइड मास, है ना। AMU बोलिए या फिर स्मॉल यू बोलिए, इसी का जो है एटॉमिक मास यूनिट को ही बोला जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास का ही फॉर्मूला में आपको मिलेगा ये वाला। ये जो आप नीचे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसी को बोला जाता है वन न्यूक्ली या एटॉमिक मास यूनिट, है ना। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को ही क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट और कुछ नहीं है, कार्बन 12 एटम का 1/12वां भाग जो उसका मास का होता है वही जो है एटॉमिक मास यूनिट होता है।
और न्यूमेरिकली इसका वैल्यू आपको याद रखना है। एक AMU या इसी को आप एक U बोलिए, इसका वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम में पूछे तो -24 ग्राम, और केजी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर लीजिए। तो पिछला जो 2 लेक्चर था उसमें मैंने आपका बेस मजबूत किया है ना, कैसे टेम्परेचर कन्वर्जन आपको बताया, वेट कन्वर्जन, वॉल्यूम कन्वर्जन, है ना, और भी माइक्रो मिली सेंटी, ये सब कैसे आप कितना वैल्यू होता है, ये सब आपको याद रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपसे न्यूमेरिकल सोल्व होगा, इसीलिए आपको बताया गया है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दीजिए, तो 1000 से भाग दीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg, है ना, 24 में 3 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो AMU का वैल्यू आपको याद रखना है। अब देखिए इसको समझते हैं ये है क्या वास्तव में। तो AMU हम आपको बताएं कि क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब मास ऑफ कार्बन 12 एटम को लिख सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लिक, है ना जी। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास लिखने के लिए क्या करते हैं, उसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है, तो इसमें न्यूक्लियॉन 12 है, इंटू एक न्यूक्ली का मास। तो देखिए यहाँ से 12 से 12 कट गया, तो वास्तव में ये जो AMU है, ये है क्या, एक न्यूक्ली का मास है ना। एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इसके बराबर होता है, एक न्यूक्ली के मास के बराबर होता है। और एक न्यूक्ली का मास जो है या फिर एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में, केजी में -27 kg हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है कि क्यों कार्बन 12 को ही लिया जाता है। जैसे आप फार्मूला में देखें, चाहे एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनीशन हो या रिलेटिव एटॉमिक मास का हो, सब में कार्बन 12 ही आ रहा है, कार्बन 13, 14 या नाइट्रोजन ये सब क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका कारण है कि कार्बन 12 एटम जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है, इजिली अवेलेबल होता है और एक्यूरेट डाटा देता है। ये 3 कारण की वजह से हम लोग कार्बन 12 को ही लिए लेते हैं इसी का मास निकालने के लिए। क्या क्या कारण है, ये स्टेबल होता है ना, जल्दी से ब्रेक नहीं करता है, आसानी से अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है, लगभग हर एक चीज़ के अंदर कार्बन की संख्या, कार्बन अवेलेबल होता है ना, हमारे अंदर भी कार्बन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट डाटा देता है, गलत डाटा ये हमें नहीं बताता है। तो ये 3 कारण। अब देखिए अगला जो डिफिनीशन है वह है एटॉमिक मास का। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट देख लिए। अब एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास और कुछ नहीं है ना, यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है लेकिन हम आपको और सिंपल तरीके से बताते हैं। एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। जाना पहचाना सा लग रहा है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास में यही तो देखे थे, रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या देखे थे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये जो नीचे वाला टर्म है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोला जाता है। तो एटॉमिक मास और कुछ नहीं है, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए वहां से, तो यहाँ से आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में देखो हम लिख रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मास ऑफ कार्बन 12 एटम को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्ली। 12 से 12 आप कटा दीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्ली के बराबर। और इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू, और मास ऑफ 1 न्यूक्ली को क्या बोलते हैं जी, AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू AMU। तो किसी का भी एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, शॉर्ट में हम इसको AM लिख रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास और इंटू AMU, या फिर मास ऑफ 1 न्यूक्ली, है ना। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, यही वाला जो है यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड में लिखा हुआ है, तो आपको सिंपल भाषा में बता दिए कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो भार होता है वही एटॉमिक मास होता है।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास क्या है। जैसे यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लिथियम, इसका आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए और एटॉमिक मास बताइए। तो देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में, है ना, 9-10 क्लास में भी है, 11-12 में भी है पीरियोडिक टेबल, 11 क्लास में भी, तो उसको आपने पढ़ा होगा पहले। नहीं पढ़ा है तो आप कम से कम 20 तक, मतलब कैल्शियम तक आपको एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु भार पता होना चाहिए, और 30 तक एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट पता होना चाहिए, है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ से लेके जिंक तक आपको पता होना चाहिए कि कौन कब आता है, किस नंबर पे आता है, और 20 तक परमाणु भार पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपसे पूछते हैं कि फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, आयरन का 26 होता है, तो 30 तक आपको पता होना चाहिए, और 20 तक मतलब कैल्शियम तक भार पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी का यूज होगा, भार का यूज होगा। एक बार हम आपको भार रिवाइज करा देते हैं, है ना। जैसे देखिए ये एलिमेंट का नेम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये एटॉमिक नंबर है, 20 तक हम लोग लिए हैं, कैल्शियम तक, आपको जिंक तक याद रखना है, लेकिन भार एटॉमिक नंबर आपको 20 तक ही याद रखना है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है याद करने का, वेट। अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर इवन है, उसका आपको वेट निकालना है, तो सिंपल आप 2 से गुना कर दीजिए। और अगर ऑड नंबर वाला कोई परमाणु संख्या है, तो उसमें आप 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए, आपको क्या एटॉमिक वेट मिल जाएगा। हाइड्रोजन हालांकि एक्सेप्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। हाइड्रोजन का क्या परमाणु संख्या 1 और एटॉमिक मास 1, इसमें तो कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। हीलियम से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। 2 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है जी? जो 2 से कट जाए, सम संख्या। तो 2 जो है 2 से कट जाएगा आराम से। तो इसका परमाणु भार इवन नंबर वाले का निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं। तो आप 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आएगा? 4, खत्म हो गया। वैसे ही लिथियम, देखिए लिथियम परमाणु संख्या 3। 3 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा। ऑड नंबर वाले का भार निकालने के लिए क्या ट्रिक है कि 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, खत्म हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, है ना। 20 तक में 4 एक्सेप्शन है, उसको आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री बाबू एक्सेप्शन का ही खेल है। एक्सेप्शन याद करने का एक सिंपल सा हम आपको निमोनिक्स देते हैं। बेन कलर, बेन कलर, इससे आप याद रख सकते हैं। मतलब 20 तक के परमाणु भार में ये जो आप ट्रिक यूज कीजिएगा, 4 एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। पहला बेरिलियम में मिलेगा, दूसरा नाइट्रोजन में, तीसरा क्लोरीन में, और चौथा आर्गन में। ऐसे याद रखेंगे इसको, बेन कलर से, है ना। बचपन में हम लोग, आपको याद होगा तो बेंटेन कार्ड होता था, है ना, उसको खरीदा करते थे, तो उससे आप याद रख सकते हैं बेन कलर। देखिए ये एक्सेप्शन क्यों है। बेरिलियम का परमाणु संख्या, बी मतलब क्या है जी? बेरिलियम ना। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4। 4 क्या है? इवन नंबर है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होना चाहिए? 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 9। एक्सेप्शन आ रहा है, तो एक्सेप्शन वाले को हम यहाँ पर घेर दे रहे हैं। बेरिलियम एक एक्सेप्शन है। वैसे ही एन यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होना चाहिए? 7 होता है परमाणु संख्या, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 14। तो ये भी एक्सेप्शन है। बाकी सब में आप यूज कर सकते हैं। और देखिए 2 एक्सेप्शन है। एक क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। 17 क्या है? ऑड नंबर है। 17 दूनी 34, 35 इसका होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है? 35.5, है ना। और एक एक्सेप्शन है आर्गन। आर्गन का होना चाहिए था 36, 18 दूनी 36, लेकिन होता कितना है? 40। तो इन 4 एक्सेप्शन है, चारों एक्सेप्शन को आप इस नेमोनिक्स की मदद से याद रख सकते हैं। बाकी सब में आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अल्मुनियम का आपसे कोई पूछे, तो अल्मुनियम का भार पता होना चाहिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 13 होता है, 13 क्या है? ऑड नंबर है, तो 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दीजिए 27, है ना। बहुत आसान है। 20 तक आपको पता होना चाहिए, ट्रिक भी हम आपको बता दिए। इतना तक अगर आपको पता है तो समझ लीजिए आपका केमिस्ट्री में भार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अब चलिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लिथियम का हमें निकालना है। तो पहले देखिए एक बार लिख लेते हैं इसको। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, नीचे में जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर में क्या लिखा जाता है? एटॉमिक भार। नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास। 8 और एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अभी हम लोग देखें। नाइट्रोजन का 14, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, एटॉमिक मास 24, लिथियम का 3, एटॉमिक मास। तो हम आपको बताएं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है जी?
सिंपल न्यूक्लियॉन्स की संख्या, और न्यूक्लियॉन क्या होता है? एटम का मास, है ना। सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? उसका मास। एटम का मास आप समझ लीजिए, न्यूक्लियॉन्स की संख्या। तो ये जो ऊपर में हम लोग लिखते हैं, वास्तव में क्या लिखते हैं? न्यूक्लियॉन्स की संख्या ही लिखते हैं, या फिर मास आप बोल सकते हैं, वही लिखा जाता है। तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये 16 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 14, इसका 24, इसका 7 है ना, इसका कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास आपसे पूछा जाए तो एटॉमिक मास अभी हम आपको बताए, फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एएमयू। मतलब एटॉमिक मास भी सेम रिलेटिव एटॉमिक मास के ही बराबर होता है, बस इसके आगे आपको क्या लगा देना है? एएमयू लगा देना। 14 एएमयू, एएमयू लिखिए, या फिर 14 यू भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा। 24 एएमयू, है ना। मैग्नीशियम का अगर आपसे कोई रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो 24, और एटॉमिक मास पूछे तो 24 एएमयू बोलना है ना। लिथियम का 7 एएमयू क्या एटॉमिक मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ 7 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये किस में आया जी? रिलेटिव एटॉमिक मास एएमयू में आया। एएमयू भी एक यूनिट है। अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि एक एएमयू में कितना ग्राम? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर मान लीजिए 16 एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। वैसे ही लिथियम के मास को, एटॉमिक मास को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 7 में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से गुना कर दीजिएगा, तो ये जो आपका मास आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो टर्म है वह है मोल। आगे हम लोग मोल के बारे में और पढ़ेंगे, अभी आप सिंपल डिफिनीशन समझ लीजिए। एक मोल जो है सबस्टांस का, एक मोल जो है किसी भी सबस्टांस का, है ना, अगर उस पार्टिकल की संख्या, उस सबस्टांस में जो पार्टिकल है, अगर उसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाए तो उसको बोला जाता है एक मोल के बराबर हो गया। आपको बताए थे कि 6.022 इंटू 10⁻23 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर। अगर किसी पार्टिकल की संख्या एवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाए, एवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर अप्रोक्स में आप इसको लिख सकते हैं 6 गुना 10⁻23, तो वो एक मोल के बराबर हो जाता है। अगर किसी पार्टिकल की संख्या, पार्टिकल कहने का मतलब एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर आयन्स, इसकी संख्या 6 गुना 10⁻23 के बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे कि वो एक मोल के बराबर हो गया, है ना। बहुत आसान डिफिनीशन है। अगला डिफिनीशन है ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, इसमें बच्चे जो है बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास इन ग्राम। ये गलत है। ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब है कि एक मोल एटम का मास ग्राम में, एक मोल एटम का मास ग्राम में, उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। हालांकि वैल्यू जो है सिंपल हम लोग देखेंगे अभी, उसी के सेम आसान ग्राम में ही आता है। लेकिन डिफिनीशन अगर आपसे पूछे तो जहां भी ग्राम शब्द है, जैसे अभी यहाँ पर आ रहा है ग्राम एटॉमिक मास, आगे आपको ग्राम मोलिकुलर मास आएगा, तो जहां भी ग्राम आए इसका मतलब समझना है कि एक मोल का वो जिक्र कर रहा है। ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या है? एक मोल एटम का मास जो है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में इसको लिखते हैं GAM। एक एग्जांपल से आपको समझते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो ऑक्सीजन एटम के एक एटम का मास निकालना आप सीख चुके हैं, है ना। ऑक्सीजन एटम का एक एटम का मास कितना होता है जी? 16 AMU। तो 16 AMU को सबसे पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको एक मोल से आप गुना कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे कि वो ग्राम एटॉमिक मास में वैल्यू आ गया। तो AMU को अपना पहले ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये जो अब वैल्यू आया ये किस में आया? अभी एक एटम का मास ग्राम में आया। हमें क्या निकालना है? एक मोल एटम का मास ग्राम में। एक मोल में आपको पता है कि कितना होता है? 6 गुना 10⁻23, तो इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो वैल्यू आएगा गुना करने पर, ये वैल्यू कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास।
और मजे की बात यहाँ पर यह हो जाता है कि जब आप इनको गुना कीजिएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये अप्रोक्सीमेट जो है 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो है ग्राम एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर हो जाता है? एटॉमिक मास के ही वैल्यू के बराबर हो जाता है, बस यूनिट क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यूनिट यहाँ पर क्या आएगा? ग्राम में आ जाएगा। ऑक्सीजन का अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास बताइए तो 16 AMU हो जाता है, और अगर आपसे ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो वैल्यू तो सेम रहता है, बस यूनिट क्या हो जाता है? बदल जाता है, ग्राम में चला जाता है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास मानने का मतलब कि उसका वैल्यू ग्राम में लिख दिया जाए, ये नहीं है। वैल्यू उसका ग्राम में ही भले ही सेम होता है, लेकिन डिफिनीशन अगर आपसे पूछे तो 1 मोल एटम का मास जो है ग्राम में वही जो होता है ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। और देखिए कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास जो है आपको निकालना है इन सारे एटम्स का। पहला क्या है जी? सोडियम है। सोडियम के लिए पहले लिख लो, परमाणु संख्या 11, भार 23, कैल्शियम का 20, 40, बोरोन का 5, भार 11, अल्मुनियम का परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 27 है ना, एटॉमिक मास। कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है, पहले ऊपर में लिखो एटॉमिक मास और इधर लिखो ग्राम एटॉमिक मास। यही हमसे पूछ रहा है, क्या करेंगे? कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा सोडियम का? 23 क्या AMU। और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 ही होगा, लेकिन किस में? ग्राम में। अगर आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे क्या हो जाएगा? सिर्फ 23। तो तीनों टर्म आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे ही कैल्शियम का आपसे पूछे एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे? 40 AMU, या फिर U भी कहीं कहीं लिखा होता है। ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो 40 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास एक और हम जोड़ दिए हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 40। बोरोन के लिए एटॉमिक मास 11 MU, ग्राम एटॉमिक मास 11 ग्राम, रिलेटिव एटॉमिक मास 11। अल्मुनियम का एटॉमिक मास 27 MU, ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम, और रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ 27। तो ये सारे टर्म आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है यहाँ पर, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए निकालते हैं? देखिए बहुत सारे एलिमेंट का क्या होता है कि आइसोटोप्स के रूप में एग्जिस्ट करता है ना। मेनी एलिमेंट, बहुत सारे तत्व जो है जो नेचर में आइसोटोप्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, ये सारा चीज डेफिनेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है वहां पर। फिलहाल अभी आप आइसोटोप्स के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। अगर किसी एटम्स का परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु भार अगर अलग हो, है ना, मतलब वैसा एलिमेंट जिसके एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन परमाणु भार और मास नंबर अगर अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे यहाँ पर कार्बन का आप देख रहे हैं 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। क्लोरीन का आप देख रहे हैं 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इसको इस टाइप से लिखा जाता है ना। नीचे में क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या, और ऊपर में परमाणु भार, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसको क्यों बोला जा रहा है आइसोटोप्स? देखिए सब में जो है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन इन तीनों में एटॉमिक मास जो है या मास नंबर क्या है? अलग अलग है। तो इसी को तो आइसोटोप्स बोला जाता है। वैसे ही क्लोरीन के लिए देखो, क्लोरीन के लिए देखिए, इस दोनों का क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है 17-17, लेकिन मास क्या होगा? इसका 35 है और इसका 37 है। तो एटॉमिक नंबर सेम हो, मास अलग अलग हो, तो उसको क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स। तो बहुत सारे एलिमेंट जो है नेचर में आइसोटोप्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इनका एटॉमिक मास निकालना होता है तो आप किसी एक आइसोटोप्स के मास को नहीं ले सकते हैं। अगर आपसे उसका कोई एटॉमिक मास पूछे तो आपको उसको एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि उसका जितना भी आइसोटोप्स है सारे मास का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो जब हम जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उसका एवरेज निकालते हैं तो वही जो एवरेज मास होता है उसी को बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास, है ना। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला है।
अभी जो हम लोग चीज़ देखे वही हिंदी में भी है, तो जैसा कि मैंने बोला कि हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों जो है इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं इस लेक्चर से। अब देखिए एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, पूरा ही लिख देते हैं ना, एवरेज एटॉमिक मास। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है समेशन, समेशन मतलब जोड़, परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास ऑफ आइसोटोप्स बाय समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस। शॉर्ट में अगर लिखे एवरेज एटॉमिक मास तो और कुछ नहीं है, समेशन का मतलब होता है जितना भी आइसोटोप्स है उन सबका जोड़ कर देना है। परसेंटेज अबंडेंस को हम एम लिख रहे हैं और आइसोटोप्स के मास को ए लिख रहे हैं, तो समेशन ऑफ एम ए बटा में समेशन ऑफ एम कर दीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आया हो तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स दिया हुआ है, इसका आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, एएम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो जब भी बहुत सारे आइसोटोप्स दिया रहे, उनका परसेंटेज अबंडेंस दिया रहता है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि परसेंटेज अबंडेंस गुना एटॉमिक मास बटा में परसेंटेज अबंडेंस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? परसेंटेज अबंडेंस देखिए पहले इसका, इसके लिए लिखते हैं, पहले आइसोटोप्स Cl35 के लिए और फिर हम लोग Cl37 के लिए लिखेंगे। परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 75 गुना मास कितना है इसका? 35 प्लस यहाँ पर जो समेशन है इसको बोला जाता है समेशन। समेशन का मतलब है कि जितना भी है सबको जोड़ते चले जाइए। पहला वाला का काम खत्म हो गया, पहले वाला आइसोटोप्स का 75 गुना 35 कर दिए। अब दूसरे वाले का लिख लीजिए, दूसरे वाले का परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 25 गुना मास कितना है? 37। और भी अगर आता तो ऐसा ही हम लोग जोड़ते चले जाते, लेकिन और है ही नहीं, सिर्फ 2 ही है। बटा में क्या करना है? परसेंटेज अबंडेंस का जोड़, 75 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 100। तो बटा में आपको हम बता देते हैं कि हमेशा क्या आएगा? 100 ही आएगा। तो बटा में आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास में जो फ्रैक्शन में होता है सबका परसेंटेज अबंडेंस का सम हमेशा 100 ही आपको आएगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए, वहीं जो वैल्यू आएगा उसका क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। इसको गुना करके आपको कमेंट में हमें जवाब देना है। इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा डेसिमल में वो क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नहीं समझे तो चलो एक और बता देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। इसका परसेंटेज आपको दिया है 25, इसका आपको दिया है 35% और इसका आपको दिया हुआ है 40%। तो देखो अगर आपसे इस क्वेश्चन का पूछे कि बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे जी? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबका परसेंटेज अबंडेंस गुना मास को जोड़ते चले जाएंगे। पहले वाले के लिए काम खत्म कीजिए, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा मान लीजिए। क्या करेंगे? 25 गुना 12 प्लस, अब इसके लिए 35 गुना 13 प्लस, है ना, प्लस 40 गुना 14। अब बटा में नीचे में क्या रहेगा? हमेशा 100 ही रहेगा। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है। तो बहुत आसान होता है। दोनों का आपको आंसर कमेंट करना है ना, कितना आ रहा है। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, आपको तरीका बता देंगे लेकिन कैलकुलेशन आपको तो खुद से ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और एग्जाम में आप टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? हिंदी में इसको अणु बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो है ये बना होता है 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में ज्वाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है?
एटम से मिलकर बनता है। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उसके मास का सम जो होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन सारे एटम का मास का जो सम होगा वो किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एग्जाम्पल से अभी हम आपको समझा देंगे। फिलहाल एक छोटा सा टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कितना एटम्स की संख्या है किसी मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में, वहीं उसका क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है। जैसे मान लीजिए O2 लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है ना, CH4 लिखा हुआ है। इनमें आपसे एटॉमिसिटी पूछ रहा है कितना होगा। तो एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितना एटम्स है। तो O2 में कितना एटम्स है जी? 2 है, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 2। वैसे ही CO2 का एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 कार्बन है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। CH4 का एटॉमिसिटी 4 गो हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो 4 और 1 5, है ना। वैसे ही मान लीजिए H2SO4 का पूछे, है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का आपसे एटॉमिसिटी पूछे, क्या हो जाएगा? H2SO4 का 4 गो ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कैल्शियम, तो 3 1 4 1 5। तो इसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिसिटी। समझ गए? एटॉमिसिटी कहने का मतलब है कि कितना एटम्स प्रेजेंट है। अब जितना भी एटम्स प्रेजेंट है उसके मास को आप जोड़ दीजिएगा तो वही जो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास मिल जाएगा। जैसे यहां पर हम आपको कुछ एग्जांपल से भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको CH4 हो गया, है ना, कंपाउंड है ये। मॉलिक्यूल का भी ले सकते हैं आप, कंपाउंड को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N2 हो गया, O2 हो गया, ये हम आपको मास निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। H2SO4 हो गया। अब इन सबका आपको मास निकालना है, तो इसमें जितने भी एटम है सारे के मास को जोड़ दीजिए। जैसे CH4 में क्या है? 1 कार्बन है, तो कार्बन का मास कितना होता है जी? 12, अभी आपको याद कराए थे। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। एक हाइड्रोजन का मास, एक कई गो हाइड्रोजन है? 4, तो 1 गुना क्या करेंगे? 4। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये पूरा CH4 का भार आ जाएगा। तो 12 + 4 क्या होता है? 16, है ना। वैसा ही नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14, तो 2 नाइट्रोजन का भार 28 हो जाएगा। O2 का, एक ऑक्सीजन का भार 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 32। H2SO4 में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 1 और सॉरी 4 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा, है ना। 1 गुना 2 2। सल्फर का मास कितना होता है? 32 प्लस, ऐसे ही प्लस करते जाएंगे जितने भी एटम्स है सबके मास को। तो हाइड्रोजन सल्फर तो हो गया, अब ऑक्सीजन में आ जाइए। एक ऑक्सीजन का भार 16, 4 ऑक्सीजन का भार क्या हो जाएगा? 16 चौके 64, और 2 + 32 + 64 आप जोड़िएगा तो ये आपको मिलेगा 98। और अगर आप इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं तो ये ग्राम में सब हो जाएगा ना। इस टाइप से हम लोग किसी का भी मास निकालते हैं, मोलिकुलर मास या फिर कंपाउंड का मास, आप समझ लीजिए। अब यहां पर एक और टर्म आता है ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास देखे, वैसे ही एक टर्म आता है क्या? ग्राम मोलिकुलर मास। तो हम आपको बताएं कि जहां भी ग्राम आए इसका मतलब क्या है? 1 मोल का वो जिक्र कर रहा है। जहां भी ग्राम आए इसका मतलब क्या है? वो 1 मोल का जिक्र कर रहा है। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो है ग्राम में, वही क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन। ये जो हम लोग देखे, ये क्या देखे? 1 मॉलिक्यूल का मास हम लोग देखे। अब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो होता है ग्राम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए O2 है हमारे पास, N2 है, इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? अगर आपसे इसका मोलिकुलर मास पूछे क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 32। और ये किस में आएगा? AMU में। तो मोलिकुलर मास किस में आएगा? AMU में। जबकि ग्राम मोलिकुलर मास वैल्यू सेम रहता है और यूनिट क्या हो जाता है? सिर्फ बदल जाता है, ग्राम में हो जाएगा। तो इधर जो हम यहाँ पर ग्राम ग्राम लगा दिए हैं, वास्तव में इसका क्या लिखे हैं हम? ग्राम मोलिकुलर मास। अगर यहीं पर जो है ग्राम को काट के हम AMU लिख दें, 16 AMU, 28 AMU,
32 AMU, 98 AMU, तो ये सब क्या कहलाएगा? मोलिकुलर मास कहलाएगा उसका। लेकिन आप AMU को हटा को ग्राम लगा दीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। समझ गए? और कैसे आया होगा ये भी हम आपको बता दिए। 32 AMU है, इसको आपको ग्राम मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पहले तो 32 जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, AMU को सबसे पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1.66 इंटू 10⁻²4। अब इसको 1 मोल से आप गुना कर दीजिए, और 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो वैल्यू आया किस में आया? ग्राम में आया। और हम आपको बताएं कि जब इन दोनों को गुना करते हैं अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 32, और यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। बहुत आसान है। वैसे ही अगर आपसे N2 का मोलिकुलर मास पूछे, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28 AMU हो जाएगा, और N2 का ग्राम मोलिकुलर मास पूछे क्या हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। CH4 का अगर आपसे मोलिकुलर मास पूछे तो क्या हो जाएगा? 16 AMU हो जाएगा, और ग्राम मोलिकुलर मास पूछे तो 16 ग्राम हो जाएगा, है ना। वैसे ही आप CO2 का निकालिएगा तो 44 AMU मोलिकुलर मास हो जाएगा, और ग्राम में अगर आप इसको लिख दीजिएगा तो इसी को बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। ये क्या होता है? ये भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिए कुछ सबस्टांस जो है वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आयोनिक कंपाउंड के रूप में करते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो कुछ ऐसे सबस्टांस है जो कि मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे में NaCl, KNO3, CaCl2, और इसी के मास को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। अगर कोई सबस्टांस मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है तो उसके अगर आप मास निकाल रहे हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। और वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट न करके जो है आयोनिक कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस आयोनिक कंपाउंड का अगर आप मास निकाल रहे हैं तो उसी मास को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फॉर्मूला मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला मास होता है कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उस फॉर्मूला यूनिट में या उस आयोनिक कंपाउंड में, उसके एटम्स का एटॉमिक मास को आप जोड़ दीजिएगा तो वहां से जो मिलेगा मास, उसी मास को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। जैसे NaCl क्या है जी? एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें जो भी एटम्स है उसके आप मास को जोड़ दीजिए तो वही उसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास, है ना। उसको मोलिकुलर मास नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास बोलेंगे। जोड़ देते हैं। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। तो इसको आप जोड़ दीजिए, 5, 8, और ये हो जाएगा 5, तो 58.5। ये क्या आया? ये जो आया आपको इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। सिंपल, बहुत आसान है। तो अगर मॉलिक्यूल है वो जिस एटम से मिलकर बना हुआ है उसके एटम्स का, सारे एटम्स का अगर आप मास से जोड़ के निकालते हैं तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है जितने भी एटम से मिलकर बना हुआ है उन सारे एटम के मास को, मास का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास, है ना। वैसे ही आप KNO3 के निकाल सकते हैं। KNO3 क्या है जी? एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है या एटम्स है? पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इन सारे का आप निकालिए। पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 39। नाइट्रोजन का बताएं 14 होता है, और तीनों ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा। इसको आप जोड़ के बताइएगा, यहीं इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ की डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में क्या अंतर है। वैसे तो आपको हम बता ही दिए कि मोलिकुलर मास जो है ये मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है, जो मोलिकुलर कंपाउंड जैसे में वाटर, CO2, है ना, ग्लूकोज। और फॉर्मूला मास जो है ये आयोनिक कंपाउंड के लिए। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है जी? आयोनिक कंपाउंड जो होता है, सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ होता है आयोनिक कंपाउंड। तो वैसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लीजिए कि उसमें मेटल एक होता है और एक नॉन मेटल होता है।
मेटल और नॉन मेटल से मिलने पर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं उसके मास को आप जोड़ दीजिएगा तो उसी मास को बोलते हैं फार्मूला मास, है ना। तो फार्मूला मास इसके लिए यूज होता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए। दूसरा डिफरेंस देखिए, सम ऑफ एटॉमिक मास इन ए मॉलिक्यूल, और यहां पर भी सम ऑफ एटॉमिक मास इन ए फार्मूला यूनिट। इसका एग्जांपल NaCl हो जाएगा और इसका एग्जांपल वाटर, CO2, CH4 ये सब हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मोल पर। प्रॉपर अब मोल कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, लेकिन ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही छोटा होता है ना। मोल का डिफिनीशन आपको बता दिए कि अगर किसी सबस्टांस में पार्टिकल की संख्या एवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाए तो उसको मोल के नाम से जानते हैं, उसको मोल कहते हैं। तो क्यों जो है मोल को लाया गया साइंटिस्टों के द्वारा, तो केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मेनली हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन ये जो एटम और मॉलिक्यूल होता है बहुत ही छोटा होता है ना, नंगी आंखों से इसको देखा नहीं जा सकता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल को गिनने के लिए जो है एक यूनिट बनाया और उसी यूनिट को हम लोग मोल कहते हैं। सिंपल समझो, है ना। इसको गिनने के लिए साइंटिस्टों ने एक यूनिट बनाया, इसी यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी एटम्स या मॉलिक्यूल की संख्या अगर एवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाए तो उसको एक मोल बोल देंगे, तो यहां से आसानी से गिन सकते हैं, है ना। अब बहुत सारा नंबर होता है, वैसे आप गिनिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक यूनिट लाया गया जिसका नाम है मोल। और एक मोल हम आपको बता दिए किसको बोलते हैं, कि जब किसी सबस्टांस में पार्टिकल की संख्या इतना हो जाए तो उसको एक मोल बोला जाता है, या फिर एवोगाद्रो नंबर भी उसको बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग मोल का रिलेशन देखेंगे। देखिए 3 टर्म में हम लोग मोल का रिलेशन देखते हैं और मोल का कैलकुलेशन भी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो जो मेन फंडामेंटल तरीका है मोल को निकालने का, या जो मोल का रिलेशन है, वो 3 ही टर्म में होता है। एक मास के टर्म में, एक पार्टिकल के टर्म में, या एंटिटीज बोल लीजिए, पार्टिकल कहने का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन के टर्म में, और तीसरा जो है वॉल्यूम के टर्म में। एक एक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए चाहे कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एटम्स हो, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका एक मोल जो होता है वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। अभी हम आपको बताएं, और ये एवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एटम्स है तो एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, और आयंस है तो आयंस लिखेंगे। पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी एक मोल, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, या फिर कोई कंपाउंड हो, उसका एक मोल जो है किसके बराबर होता है, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। ये पहला है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। मास के टर्म में देखिए, मास के टर्म में मोल क्या होता है, मास के टर्म में मोल अगर बोला जाए तो किसी का भी एक मोल जो है उसके मोलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास आप बोल दीजिए इसको। बहुत आसान है ना। तो पार्टिकल के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी का भी एक मोल जो है वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, चाहे कोई भी हो, कंपाउंड हो, एटम्स हो, है ना, मॉलिक्यूल हो, सबका जो है एक मोल एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। मास के टर्म में क्या बोलेंगे कि किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम्स का जो एक मोल होता है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, और एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक मोल जो है हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का एक मोल किसके बराबर होगा, एवोगाद्रो नंबर। यही क्या है जी, एवोगाद्रो नंबर। अभी हम आपको बताएं, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए चाहे यहां पर हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, अगर उसके एक मोल का जिक्र हो रहा है तो चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, CO2 हो, मिथोन हो, H2SO4 हो, सब जो है किसके बराबर होगा, एवोगाद्रो नंबर के ही बराबर हो। यहां पर देखिए एक मोल जो है वाटर का, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, ये भी किसके बराबर होगा, एवोगाद्रो नंबर के ही बराबर हो, है ना। तो कोई भी कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी सबस्टांस का एक मोल जो है पार्टिकल के टर्म में एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। अब मास के टर्म में इसको आप देख लीजिए। अब अगर पूछा जाए कि एक मोल जो है H2 का, एक मोल H2 का, तो हम आपको बताएं किसी का भी एक मोल जो है
मास के टर्म में उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। H2 एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना होता है? 2 होगा। 1 मोल ऑफ H2 कहने का मतलब क्या है? 2 ग्राम, है ना। वैसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछे, ये कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के मास के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है O2 का? ये कुछ एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 32 ग्राम, है ना। इस टाइप से आपको ध्यान रखना। तीसरा देखिए वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम के टर्म में बोला जाए तो पहले इसमें एक टर्म आता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी क्या होता है जी? तो जब प्रेशर 1 एटीएम हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में बोले तो 273 केल्विन के बराबर हो जाए, तो उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एसटीपी पर आ गया, है ना। टेम्परेचर से डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, इन सब में कन्वर्जन हम आपको करना सिखा चुके हैं पिछले क्लास में। तो एसटीपी किसको बोलेंगे? जब कोई पार्टिकल या सबस्टांस, उसका प्रेशर जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, सॉरी प्रेशर जो है 1 एटीएम के बराबर हो जाए और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाए, तो उसको बोलेंगे कि वो एसटीपी पर। कोई गैस है, अगर उसका प्रेशर 1 एटीएम हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हो, तो बोलेंगे कि वो गैस किस अवस्था में? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, एसटीपी पर है। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर आपको मोल को पढ़ना है तो किसी का भी 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है, और ये किस पे? एट एसटीपी पर बोला जाता है। किसी का भी 1 मोल, किसी का मतलब समझ रहे हैं ना, चाहे मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, कंपाउंड हो, उसका 1 मोल जो है वो लीटर में सेम होता है 22.4 लीटर के बराबर। मिलीलीटर में आप बोलिएगा तो 22,400 के बराबर। और ये कहां पर होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पर ऐसा होता है। तो सबको अगर हम लोग एक साथ मिलाकर लिखे तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि किसी का भी 1 मोल जो है Na के बराबर होता है, किसी का भी 1 मोल जो है उसके मोलर मास के बराबर होता है, किसी का भी 1 मोल जो है आप और लिख सकते हैं 22.4 लीटर के बराबर होता है। मिलीलीटर में बोलिएगा तो 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो ये निचोड़ है इसका। अभी तक जितना हम लोग मोल के बारे में पढ़े, ये उसका निचोड़ है ना। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे 1 मोल जो है O2 गैस का, O2 गैस का 1 मोल जो है एसटीपी पर कितना लीटर के बराबर होगा? 22.4 लीटर। चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, या फिर और कोई गैस हो, उसका 1 मोल जो है एसटीपी पर किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के ही बराबर होगा, बदलेगा नहीं, है ना। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मोल CO2 गैस का एसटीपी पर 22.4 लीटर के ही बराबर होगा, और ऑक्सीजन गैस का भी 1 मोल जो है एसटीपी पर किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के ही बराबर होगा। तो यही जो है इसका ब्रह्मास्त्र है, इसको आप याद कर लीजिए कि किसी का 1 मोल Na के बराबर, एवोगाद्रो नंबर उसके मोलर मास के बराबर, या एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, वॉल्यूम पर 22.4 लीटर के बराबर, या मिलीलीटर में 22,400 मिलीलीटर के बराबर। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, बस इसी को आपको ध्यान रखना है, यही निचोड़ है ये वाला। इसको आप ध्यान रखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा मोल का। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम क्या है जी? एक एटम है। सोडियम के 2 मोल में आपसे पूछ रहा है एटम्स। एटम्स क्या है? पार्टिकल, आप समझ लीजिए, है ना। तो हम अभी आपको बताएं कि किसी का भी 1 मोल जो है, पार्टिकल के टर्म में अगर आप मोल को पढ़िएगा, तो किसी का भी 1 मोल जो है एवोगाद्रो नंबर के बराबर हो। हमसे कितना में पूछ रहा है? 2 मोल का। 1 मोल में Na, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा? 2 गुना Na। Na का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 गुना 6 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा कितना? 12 गुना 10 के पावर 23 एटम्स, है ना। तो 2 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितना एटम्स? 12 गुना 10 के पावर 23
कैसे निकाले? हमें पता है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है कि किसी का भी एक मोल जो है एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। एक मोल में जब Na एटम्स, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा? 2 गुना Na एटम्स। बस Na का वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, फाइंड द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2। 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होगा? हम अभी आपको बताएं कि किसी का भी एक मोल जो है उसके मोलर मास के बराबर होता है। अभी आप जाने, मतलब CO2 के लिए आप लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 में कितना मास, CO2 का मास आप जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 44 ग्राम। CO2 के मास को कार्बन और ऑक्सीजन का टोटल मास जोड़िएगा तो कितना आएगा? 44। तो 1 मोल CO2 में हमें पता है कि कितना होता है? 44 ग्राम, ये हमें पता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 0.5 मोल ऑफ CO2 में कितना होगा? तो 0.5 मोल ऑफ CO2 में हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या पता कितना होगा? हम मान लेंगे क्या? x। और x मानने के बाद बहुत सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आंसर मिल जाए। 44 को 0.5 से गुना कर दीजिए, x को 1 से गुना कर दीजिए, मिल जाएगा। तो x गुना 1, x गुना 1 है ना, इसको नहीं ये थी लिखना है ना, ये सही लिखने के लिए आपको बताया। तो x गुना 1 क्या हो जाएगा? x, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 44 गुना 0.5। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 44 गुना 5 बटा में क्या हो जाएगा? 10 लिख सकते हैं, 2, और इसको आप कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 22, और ये क्या आएगा? मतलब 0.5 मोल ऑफ CO2 में कितना ग्राम? 22 ग्राम। समझ गए कैसे आया? तो ये बेस है, आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी एक मोल जो है उसके मोलर मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ CO2 हमें पता है कि 44 ग्राम के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ CO2, हमें नहीं पता क्या होगा, हम मान लिए x, और x मानने के बाद क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, खत्म हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो, वैसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। STP पर 3 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। अभी आपको बताया कि एट STP पर किसी का भी एक मोल जो होता है, चाहे कोई भी गैस हो, कितने के बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर। 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 3 मोल में कितना लीटर? x मान लीजिए, x मान के भी आप बना सकते हैं, या फिर 3 गुना 22.4 कर दीजिए, x मान लीजिए, और वहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 22.4 गुना 3 हो जाएगा, 4 × 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, तो 67.2 लीटर हो जाएगा। खत्म हो गया। तो ये भी कैसा बना? इसी बेस से, ये जो फंडामेंटल है इसी से हम इस क्वेश्चन को बनाए, क्योंकि हमें पता है कि 1 STP पर 1 मोल जो है 22.4 लीटर के बराबर होता है, तो 3 मोल में 22.4 गुना 3, खत्म हो गया। तो इतना समझाने के बाद आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मोल के क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए, मोल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेम जो अभी पढ़े हैं उसी को हम आपको फॉर्मूला के टर्म में लिखकर बताए थे। मोल को जो है 3 फंडामेंटल तरीका है मोल निकालने का, और भी बहुत सारा तरीका हम लोग आगे सीखेंगे, है ना। मोलैरिटी से, मोलैलिटी से मोल भी निकलता है, लेकिन जो बेसिक तरीका है मोल निकालने का, फंडामेंटल तरीका है जो मोल निकालने का, वो 3 ही है। पहला मास के टर्म में, दूसरा हम लोग पार्टिकल के टर्म में देखेंगे, और तीसरा वॉल्यूम के टर्म में। तो अगर आपको मास दिया है और आपको मोल निकालना है, मोल को शॉर्ट में हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो भी मास दिया है, बटा में टोटल मास। खत्म हो गया। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको मोल निकालना ही नहीं आता है, पूरा 11 12 खत्म हो जाता है और मोल निकालना ही बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जबकि बहुत आसान है। अगर आपको मास दिया है, मास जैसे ग्राम में वैल्यू दिया हुआ है ना, तो और वहां से आपको मोल निकालना है, तो जो भी भार दिया हुआ है उसको ऊपर बटा में टोटल भार। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे 9 ग्राम वाटर में आपसे पूछ रहा है कि मोल कितना होगा। 9 ग्राम H2O में मोल आपको निकालना है। फाइंड मोल इन 9 ग्राम वाटर में आपको मोल निकालना है, तो 9 ग्राम। अब ग्राम से पता चला कि हमें दिया क्या है? मास दिया है। मास का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सब होता है।
तो जब हमें मास दिया है और मोल पूछ रहा है तो फॉर्मूला हमें पता है, दिया हुआ मास को क्या करना है, ऊपर रखना है। दिया हुआ मास कितना है, 9 बटा में टोटल मास। टोटल मास किसका, जिसका पूछ रहा है। पानी का पूछ रहा है तो पानी का टोटल मास आपको पता होना चाहिए, 18 ग्राम होता है ना। H2O, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 तो क्या हो जाएगा 18। तो नीचे में क्या करेंगे 18, इसको कटा लीजिए 1/2 और कटाइएगा तो 0.5, यही क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। तो 9 ग्राम वाटर में कितना मोल, 0.5 मोल। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखो, अगर आपसे 88 ग्राम CO2 में मोल पूछे, पहला तो हम लोग देखें 9 ग्राम वाटर में 88 ग्राम CO2 में मोल पूछे, तो सबसे पहले आपको ये यूनिट देखना है कि क्या देकर हमसे क्या पूछा जा रहा है। मास देकर मोल पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम देकर पूछा जा रहा है कि क्या देकर, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो ग्राम दिया है इसका मतलब मास दिया है, मतलब मास देकर मोल पूछा जा रहा है, तो यही फॉर्मूला है हमारे पास। मोल निकाल दीजिए, दिया हुआ मास कितना है जी 88, और टोटल मास किसका, CO2 का, जिसका पूछ रहा है। CO2 का टोटल मास अभी हम आपको बताया कितना होता है 44, आप निकाल भी सकते हैं। कार्बन का मास कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास 32, जोड़िएगा तो कितना आएगा 44। इसको आप कटा लीजिए तो हो जाएगा 2, मतलब 88 ग्राम CO2 में कितना मोल, 2 मोल। खत्म हो गया। ये पहला तरीका है मोल निकालने का, अगर मास दिया रहे तो ये फॉर्मूला आपको चलाना है। दूसरा देखिए, अगर आपको एंटिटीज या पार्टिकल दिया है, मतलब एटम्स दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, आयन दिया है, ये सब देकर आपसे मोल पूछेगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल समझ रहे हैं ना, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, ये सब। तो कितना जो है पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है, बटा में आपको हमेशा एवोगाद्रो नंबर से गुना करना है, सॉरी भाग देना है ना, एवोगाद्रोज नंबर से आप भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर आप लिखिए जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, N/Na। तो पहला हम लोग मास दिया है तो कैसे मोल निकालते हैं वो देख लिए। दूसरा जो तरीका है वह है आपका, अगर मान लीजिए एटम्स दिया है, मॉलिक्यूल दिया है या आयन दिया है, आपको मोल निकालना है, तो जो भी पार्टिकल्स दिया है उसको ऊपर रखिए, बटा में एवोगाद्रो नंबर से भाग दीजिए, आपको मोल मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। फाइंड मोल इन 3 गुना 10 के पावर 23 एटम्स। क्वेश्चन है कि मोल निकालना है 3 गुना 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ, मान लीजिए सोडियम। कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे कि दिया क्या है। 3 गुना 10 के पावर 23 एटम्स, एटम्स क्या है जी, पार्टिकल है। पार्टिकल दे के हमसे मोल पूछ रहा है, तो हमें फार्मूला पता है, जब पार्टिकल दे के मोल पूछे तो जो भी दिया हुआ पार्टिकल है उसको ऊपर रखना है, बटा में एवोगाद्रो नंबर से भाग देना है। तो दिया हुआ पार्टिकल कितना है, ये वाला 3 गुना 10 के पावर 23, बटा में क्या करना है, हमेशा एवोगाद्रो नंबर से भाग कीजिए, 6 गुना 10 के पावर 23 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लेकर चलना है। हटा लीजिए, ये से ये कट गया, ये से ये कितना मरत में, 2 मरत में कटेगा, तो 1/2, और इसको आप कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल। तो इतना एटम्स ऑफ सोडियम में कितना मोल, 0.5 मोल। सेम वही है। तीसरा चलिए, अगर आपको वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, तो बहुत आसान है, गिवन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को देख लेंगे कि लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है। अगर वॉल्यूम जो है लीटर में दिया है तो आपको 22.4 से भाग देना है, और अगर वॉल्यूम जो है गिवन वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, तो आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर भैया 22.4 से भाग दे सकते हैं, या फिर अगर आपको मिलीलीटर में दिया है तो आप डायरेक्ट 22,400 से भी भाग देकर आप मोल निकाल सकते हैं। तो ये 3 जो है फंडामेंटल तरीका है मोल निकालने का दुनिया में। बाकी अलग अलग तरीका भी है, लेकिन ये बेसिक तरीका है ना। वॉल्यूम वाले में हम लोग क्या बताएं कि अगर आपको वॉल्यूम देके मोल पूछे, वॉल्यूम को देखना है कि लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है।
अगर लीटर में दिया है तो 22.4 से आप भाग दे दीजिए, और अगर मिलीलीटर में दिया है तो 22,400 से आप भाग दीजिए, आपको मोल मिल जाएगा। क्वेश्चन से एक समझते हैं। फाइंड मोल इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। 11.2 लीटर ऑक्सीजन में बताइए कितना मोल होगा। हमसे मोल पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। जब भी आपसे मोल पूछे तो देखिए क्या दिया हुआ है। 11.2 लीटर, लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम देके मोल पूछ रहा है। फॉर्मूला पता है कि दिया हुआ वॉल्यूम बटा में 22.4, खत्म हो गया। दिया हुआ वॉल्यूम कितना है 11.4 और 11.2। एक बार देख लेंगे कि लीटर में है कि मिलीलीटर में है। लीटर में है, इससे भाग देंगे 22.4 से, खत्म हो गया। इसको आप कटाइएगा तो हो जाएगा 1/2, इसको आप कटाइएगा तो और 0.5, मतलब 11.2 लीटर ऑक्सीजन में कितना मोल, 0.5 मोल। तो तीनों तरीका हम आपको बता दिए। मास दिया रहे तो कैसे निकालना है ना, पार्टिकल दिया है तो कैसे मोल निकालना है, और वॉल्यूम दिया है तो कैसे मोल निकालना है। एक और छोटा सा टॉपिक आता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है जी, कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना परसेंट है, ये अगर आपको निकालना है तो उसी को बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बाय टोटल मास ऑफ एलिमेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर दीजिए, खत्म हो गया। देखो किसी का भी परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे आप मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम दिए हैं, 500 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम हुआ है, आपका 300 मार्क्स आया मान लीजिए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी मार्क्स आया उसको ऊपर रखिए, कितना में आया उसको नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। वैसे ही है, जैसे आपसे एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कैल्शियम का कितना परसेंटेज है ना, यही वाला फार्मूला हम लोग लिखे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट में आपसे पूछे कैल्शियम का परसेंटेज पूछ ले, कार्बन का परसेंट पूछे, या ऑक्सीजन का परसेंट पूछ ले, क्या करेंगे, परसेंटेज कैल्शियम निकालने के लिए कैल्शियम का भार इसमें कितना है 40, बटा में टोटल भार ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 100 होता है ना, आप निकालिएगा, इनटू क्या कर देना है 100, 100 से 100 काटा दीजिए, हो जाएगा कितना 40%। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 40। ऑक्सीजन का आपसे पूछे तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछ ले, ऑक्सीजन का अगर आपसे पूछ ले तो ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है जी, 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48, बटा में क्या करना है टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मतलब ये जो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट इसका टोटल मास जो कि कितना होता है 100, गुना कर दीजिए 100, कट गया 48% कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज है ना। इस हिसाब से आप किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से मोल निकालने के लिए, एटम्स निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है। फिलहाल हम आपको 2 और फार्मूला बता देते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपसे एटम्स पूछे, सॉरी मॉलिक्यूल पहले देख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे कि बताइए मॉलिक्यूल की संख्या आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले मोल निकाल लेंगे, गुना उसमें एवोगाद्रो नंबर कर देंगे, मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना है इन सारे फार्मूले के साथ में। और दूसरा है अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर और गुना इसमें एक और चीज कर देना है, एटॉमिसिटी, वहां से आपको क्या मिल जाएगा एटम्स मिल जाएगा।
तो अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले मोल निकाल लेंगे, या डायरेक्ट मोल दिया है तो उसमें एवोगाद्रो नंबर से गुना कर लीजिए, मॉलिक्यूल मिल गया। एटम्स निकालने के लिए मोल गुना एवोगाद्रो नंबर, जो कि मॉलिक्यूल के फार्मूला में भी है, बस उसमें एटॉमिसिटी से और गुना कर देंगे। एटॉमिसिटी आपको बताएं कि किसी कंपाउंड में एटम्स की संख्या कितनी है, वहीं उसका क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स का एक और फार्मूला लिख सकते हैं, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर क्या है जी, मॉलिक्यूल का ही नंबर है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुना एटॉमिसिटी, ये भी एक आप फार्मूला बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है, इसे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चलिए 4-5 कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका AIPMT जो कि नीट आज हो गया है, 2015 में आपसे पूछा गया है, और बहुत आसान क्वेश्चन हो रहा है ये सब, बस बेसिक कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ गैस, एक गैस का मिक्सचर है जिसमें आपको हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसका रेशियो दिया हुआ है, वेट बाय वेट मतलब मास दिया हुआ है, मतलब H2 और O2 का मास का रेशियो दिया हुआ है 1/4। आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेज इन अ मिक्सचर। मास दिया हुआ है, मोल का रेशियो पूछ रहा है, मतलब मास दिया है, मोल पूछ रहा है, खत्म हो गया। अभी आपको बताएं कि जब भी मास दिया रहे, मोल निकालना है तो दिया हुआ मास बटा में टोटल मास, खत्म हो गया। रेशियो निकालना है, ऊपर में हाइड्रोजन को रखना है और नीचे में क्या रखना है, ऑक्सीजन को। तो पहले हाइड्रोजन का काम खत्म करेंगे, फिर ऑक्सीजन का। तो देखिए जब भी H2/O2 का रेशियो इस टाइप से दिया है, तो आपको समझना है कि H2 का मास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 4 ग्राम। मास देकर मोल का रेशियो पूछ रहा है ना। तो जब भी मास दिया रहता है तो मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ मास, पहले हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं, कितना मास दिया हुआ है 1, बटा में हाइड्रोजन का टोटल मास 2 होता है, खत्म हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है 4, बटा में O2 का टोटल मास, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या होता है 32। अब जब इस टाइप से लिखा रहे, कैसे इसको करते हैं, 1/2 को ऐसे ही रख दीजिए, ये जो 32 है इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं और 4 नीचे। अब इसको आप कटा लीजिए, तो हो जाएगा 4 8 32, और 2 से 8 कटाइएगा तो हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पर मोल का रेशियो कितना है, 4:1, या 4/1 बोलिए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:1। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 वाला, है ना। मास देकर मोल का रेशियो पूछ रहा है, सिंपल मास वाला फार्मूला यूज करेंगे, आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन है कि इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 आपको ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि किसमें वाटर, पानी का मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है। एक एक को समझते हैं। देखिए पहला जो है 18 ml दिया हुआ है। अब यहाँ पर यूनिट देखेंगे कि क्या देकर हमसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल हमसे पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल का फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है जी, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर तो सबके लिए सेम है, मतलब क्या निकालना क्या है आपको, मोल, जिसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, खत्म। तो मोल निकाल देंगे, हमारा मॉलिक्यूल का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखिए 18 क्या दिया हुआ है, ml दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी के केस में क्या होता है कि पानी का जो डेंसिटी होता है ये 1 ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर सीसी। अब सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर आपको बता चुके हैं। इसका मतलब पानी के केस में क्या होता है कि मास और वॉल्यूम दोनों जो है एक समान होता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम को आप बराबर लिख सकते हैं 1 सीसी, या 1 ग्राम को आप लिख सकते हैं 1 ml के बराबर। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 18 ml मतलब वॉल्यूम दिया है, मोल निकालने के लिए हम लोग सिंपल 22,400 से भाग दे देंगे तो मोल मिल जाए। ऐसा नहीं है। अगर वाटर नहीं रहता, कुछ और रहता, अब मोल निकालने के लिए आपको 22,400 से भाग देना पड़ता। लेकिन वाटर का जब 18 ml दिया है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम का जिक्र कर रहा है। पानी के केस में ml जो है वो ग्राम के बराबर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18 क्या, इससे हमें क्या पता चला कि 18 क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है। और जब ग्राम देकर आपको मोल निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, वेट को ऊपर रखते हैं बटा में टोटल वेट।
तो दिया हुआ भार भी 18 है, टोटल वेट भी 18 है, तो मोल कितना आया 1। मतलब पहले वाले आंसर का मोल कितना आया 1। दूसरे में देखिए इसका मोल निकालिए 0.18, 0.18 ग्राम में दिया हुआ है, मतलब भार दिया है, तो मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ भार बटा में टोटल भार 18, तो ये हो जाएगा आपका 1/100। आप इसको और लिखिए तो 0.01। इसका मोल कितना आया 0.01, है ना, इससे छोटा है। इसका आपको मोल निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मोल दिया हुआ है 0.001 भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना, 10⁻³ को। चौथा वाला को देखिए अब चौथा वाला देखिए लीटर में है, तो लीटर में अगर रहे और मोल निकालना है तो 22.4 से ही भाग देंगे। बस मिलीलीटर में रहे और वहां से आपको मोल निकालना है तो मिलीलीटर को आपको समझना है कि वो क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखिए चौथा में हमें मोल निकालना है और दिया क्या है, वॉल्यूम दिया है। तो जब भी वॉल्यूम दिया रहता है और मोल निकालना रहता है तो क्या करेंगे, दिया हुआ वॉल्यूम जो कि कितना है 0.00224 बटा में क्या करेंगे 22.4। लीटर में है तो 22.4, मिलीलीटर में है तो 22,400, क्योंकि लीटर में है तो क्या करेंगे 22.4। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आपको 10⁻⁻4 आएगा। तो जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। चूंकि मॉलिक्यूल का फार्मूला अभी हम लोग देखे क्या होता है, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। पूरा बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा हो। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में आ रहा है, ए वाले में, क्योंकि इसका मोल सबसे ज्यादा आ रहा है। पहला में मोल 1 आ रहा है, इसमें 0.01 आ रहा है, इसमें 0.001 और कम, चौथा में और भी कम आ रहा है ना। अगर मिनिमम पूछता तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता कि बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम किस में है, तो डी हो जाता। सबसे ज्यादा हमसे पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, अब ये आपको बनाने आना चाहिए। विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आप मोल सिर्फ निकालिए, इसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, सिंपल है ना। चूंकि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। अब एवोगाद्रो नंबर तो कांस्टेंट नंबर है, इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, सबका मोल निकाल लीजिए। देखिए 7 ग्राम वेट दिया है, कैसे मोल निकालेंगे, 7 बटा में टोटल वेट, N2 का टोटल वेट 28, हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 बटा में 2 कितना आया 1, वैसे ही 16 ग्राम 16 बटा में NO2 का भार जोड़िएगा तो हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 32, 46 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो। और डी 16 ग्राम ऑक्सीजन का निकालोगे तो 16 बटा में 32, ये हो जाएगा 1/2। तो सबसे ज्यादा आपका मोल किस में आ रहा है, बी वाला में आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, है ना। बी वाले में मोल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बाकी सब में 1 से जो है वो कम ही आ रहा है, तो वो सब आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे मॉलिक्यूल पूछा था, यहां पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो अभी आपको फार्मूला बताएं, एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एक यहां पर और चीज जोड़ देते हैं, एटोमिसिटी। खत्म हो गया। तो पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। अगर डायरेक्ट मोल दिया है तो अच्छी बात है, मोल नहीं दिया है तो मोल निकालेंगे। मोल यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए भार दिया हुआ है 4.25 जी मतलब ग्राम ऑफ अमोनिया। तो जब भी भार देख दिया रहे मोल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, दिया हुआ भार 4.25 है बटा में टोटल भार किसका, जिसका निकालना है हमें, अमोनिया का। अमोनिया का टोटल भार कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन है, +3 कर दीजिए 17 हो जाएगा, बटा में 17 कर दीजिए, गुना एवोगाद्रो नंबर, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 6 गुना 10 के पावर 23 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी आपको बताए थे कि उस कंपाउंड में कितना एटम्स है, अमोनिया में कितना एटम्स है, 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगा इसका 4, इंटू क्या हो जाएगा 4। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां से हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में हमें 100 मिलेगा। अब 17 को आप जब 425 से कटाइएगा तो ये करीब करीब 25 मिनट में कट जाएगा। और 25 को आप 100 से कटा दीजिए, 4 4 से 4 कटाइए तो कितना आया 6 गुना 10 के पावर 23। मतलब जो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
समझ गए कैसे यहाँ पर निकाले एटम्स? पहले एटम्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एटॉमिसिटी। मोल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मोल निकालेंगे। यहाँ पर जैसे नहीं दिया था, वेट दिया था तो वेट से मोल निकाले, दिया हुआ वेट बटा में टोटल वेट गुना। अब एवोगाद्रो नंबर के टर्म में आंसर नहीं दे रहा है ना, नंबर उसका लिखना पड़ेगा, तो 6 गुना 10 के पावर 23 लिखे। एटॉमिसिटी कहाँ से पता चला? इस कंपाउंड को देखेंगे उसमें कितना एटम्स है, वहाँ को 4 एटम्स है अमोनिया में, तो 4 लिख दिए, उसके बाद सोल्व कर लिए तो इतना एटम्स आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। इसमें भी क्या पूछ रहा है? एटम्स पूछ रहा है। एटम्स का फार्मूला अभी हम लोग देखे, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एटॉमिसिटी। मोल निकाल लेंगे, यहाँ पर भी डायरेक्ट मोल नहीं दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, तो दिया हुआ भार बटा में टोटल भार। दिया हुआ भार कितना है? 4.4, टोटल भार क्या हो जाएगा? 44 गुना Na का वैल्यू यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर Na के टर्म में नहीं दिया है, तो पुट कर देंगे 6 गुना 10 के पावर 23। अब यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या होगा? तो कुछ बच्चे एटॉमिसिटी यहाँ पर CO2 के लिए 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा गलत। अगर आपसे एटम्स की संख्या सिर्फ पूछता CO2 में, तब जाके यहाँ पर एटॉमिसिटी हम लोग 3 लिखते। हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। CO2 में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो CO2 में आपको देखना है कि ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना है। तो CO2 में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमसे चूंकि ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन इसमें कितना है? 2, इसलिए एटॉमिसिटी के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहां पर हम लोग 3 क्यों लिखे थे? क्योंकि यहां पर सिर्फ एटम्स का पूछ रहा है, कोई यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए नाइट्रोजन का एटम्स कितना है या हाइड्रोजन का एटम्स कितना, टोटल एटम्स जो है अमोनिया में कितना है ये पूछ रहा है, इसलिए यहां पर एटॉमिसिटी 4 लिखे थे। इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि आपसे ऑक्सीजन एटम का संख्या CO2 में पूछ रहा है, तो CO2 में ऑक्सीजन कितना है? 2, इसलिए एटॉमिसिटी 2 लिखे। अब इसको सोल्व कर लिए, डेसिमल हटाइए 10 नीचे आएगा, इसको आप कटाइए तो 5 से कट जाएगा, और 5 को 6 से कटाइएगा तो हो जाएगा 1.2। तो ये 1.2 गुना 10 के पावर 23 एटम्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका देखिए एक दिख रहा है, ए वाला हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है ना? अब इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये 4 आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एटम्स किस में हो। एटम्स का फॉर्मूला आपको बताएं, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एटॉमिसिटी। अब यहां पर आपको मोल के साथ साथ एटॉमिसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एवोगाद्रो नंबर को आप छोड़ सकते हैं, एटॉमिसिटी आप देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है ना? ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका नीट 2020 में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। ये AIPMT 1989 में पूछा गया है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए 99 में पूछा गया है, ये 2002 का पूछा गया है। तो सारा जो है आपका PYQ जी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है। तो ये रहा आपका आज का क्लास। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए है ना, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, DPP चाहिए है ना, इसके साथ साथ आप अपने परफॉर्मेंस को और बूस्टअप करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका प्राइस मात्र 199 है, और अभी के लिए फिलहाल इसका प्राइस मात्र 149 कर दिया गया है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कीजिए कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा, है ना। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सिर्फ PDF दिया जाएगा, है ना। बाकी जो वीडियो है वो सब यूट्यूब पर ही आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको PDF मिलेगा। जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसका PDF, DPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, NCERT हाईलाइट्स, इवन ऑनलाइन टेस्ट भी आपको लिया जाएगा गूगल फॉर्मेट के रूप में। तो ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मात्र 149 रुपये में एक्सेस ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। तो ऐसा ही धमाकेदार लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करना है। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इस सेशन के दौरान, उसका आंसर आपको कमेंट करना है।
तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।